हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी 2016 में रिलीज एक ड्रामा मूवी है जिसका नाम है 20th सेंचुरी वुमेन। इसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने दिए 88% और इसे मेटाक्रिटिक्स ने दिए 83% और इसे 81% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे माइक मिल्स। इस मूवी को क्रिटिक्स ने बहुत ही अच्छे रिव्यू दिए हैं। इस मूवी का बजट था $7 मिलियन का। इसकी कास्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जिसमें लूकस जेड जुमान ने रोल प्ले किया जेमी फील्ड्स का, आंटे बिनिंग ने रोल प्ले किया डॉर्थिया फील्ड्स का, ग्रीटा गुइंग ने रोल प्ले किया एबी का, एली फैनिंग ने रोल प्ले किया जूली का, बिली कर्डअप ने रोल प्ले किया विलियम का और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स है इस मूवी में। कहानी 1979 में एक सिंगल पेरेंट माँ की अपने बेटे को बड़ा करने की है। उस बदलते कल्चर और लोगों के बीच वो दो और फीमेल्स की हेल्प लेती है अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए। इस कहानी से हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, इसलिए इस स्टोरी पर अपनी अटेंशन जरूर दें। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। 1979 में 55 साल की डॉर्थिया अपने 15 साल के बेटे जेमी के साथ सांता बारबरा में रहती है। एक दिन शॉपिंग सेंटर के बाहर डॉर्थिया की कार में आग लग जाती है। फिर डॉर्थिया जेमी के साथ घर आती है। घर में एक 24 साल की लड़की रहती है जिसका नाम एबी है। ये यहाँ रेंट पर रहती है। एबी को फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है पर उसे सर्वियल कैंसर है। ये कैंसर सेंसिटिव पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। उसी घर में एक आदमी रहता है जिसका नाम विलियम्स है जो कि डॉर्थिया का हेल्पिंग हैंड है। ये एक मैकेनिक और कारपेंटर है। जेमी एक शांत स्वभाव का लड़का है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड 17 साल की जूली है। जेमी जूली को पसंद करता है पर उसे बताता नहीं। जूली अपना ज़्यादातर समय अपने बेस्टी यानी कि जेमी के साथ बिताती है। वो दोनों साथ रात स्पेंड करते हैं पर जूली सेक्स नहीं करती क्योंकि उसे लगता है सेक्स करने से उनकी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय हो सकती है। जेमी बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। उसके फादर उन्हें छोड़कर ईस्ट में चले गए पर वो जेमी को क्रिसमस और बर्थडेज पर कॉल करते हैं। डॉर्थिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जेमी बताता है कि उसकी मॉम का जन्म 1924 में हुआ था जब वो उसकी उम्र की थी। तब लोग सैड कार्स चलाते थे, पुराने घरों में रहते, ओल्ड फोन्स चलाते, पैसा नहीं होता था लोगों के पास, लेकिन उस समय लोग असली हुआ करते थे। फेकनेस ना के बराबर थी। जब वो 16 की हुई तब वॉर स्टार्ट हो गई, इसलिए डॉर्थिया को स्कूल छोड़ना पड़ा। पर उनका सपना एयरफोर्स में जाना था इसलिए वो फ्लाइट स्कूल भी गई। पर तब तक वॉर ख़त्म हो गई। वो पहली महिला बनी कॉन्टिनेंटल कैन कंपनी ड्राफ्टिंग रूम में। वो रोज़ अपने स्टॉक्स को नोट करती हैं। डॉर्थिया ने हमेशा कोशिश की है जेमी को बचपन से ही जिम्मेदार बनाने की और खुद डॉर्थिया ने किसी को लंबे समय से डेट नहीं किया है। फिर कहानी में आगे डॉर्थिया जेमी और एबी को एक रॉक म्यूजिक सुनते हुए देखती है जो उसे पसंद नहीं है बट जेमी को अच्छा लगता है। फिर डॉर्थिया बताती है कि जेमी 1964 में पैदा हुआ। तब दुनिया हर चीज़ पर अपडेट हो रही थी, लेकिन आजकल डॉर्थिया को लगता है कि वो जेमी को हर दिन कम जान पाती है। एक दिन जेमी खेलते वक्त किसी रीज़न से बेहोश हो जाता है। तब डॉक्टर्स डॉर्थिया से कहते हैं कि जेमी को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉर्थिया जेमी से पूछती है कि तुम्हें कुछ डेंजरस क्यों करना है। जेमी कहता है ये सब करते हैं और देखने में अच्छा लगता है। डॉर्थिया को ये जवाब बकवास लगता है। फिर उनकी थोड़ी बहस होती है। जेमी कहता है कि आप इतनी सैड और अकेली क्यों रहती हो। इसका डॉर्थिया के पास कोई जवाब नहीं होता। वो जेमी को समझ नहीं पा रही है, इसलिए डॉर्थिया एबी और जूली से हेल्प मांगती है कि वो दोनों जेमी को समझदार बनाने में उसकी हेल्प करे, क्योंकि एबी और जूली से जेमी हर स्टेज पर कनेक्ट कर पाता है। एबी डॉर्थिया से कहती है कि आप विलियम्स की हेल्प क्यों नहीं लेती। डॉर्थिया कहती है कि जेमी के लिए विलियम्स बहुत बोरिंग इंसान है, उसे वो पसंद नहीं। इसके बाद डॉर्थिया जेमी से इस बारे में बात करती है। जेमी को जब इस प्लान के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ लॉस एंजलिस भाग जाता है। वहाँ वो एक रॉक कॉन्सर्ट अटेंड करता है। डॉर्थिया को उसकी फिक्र हो रही होती है। जूली छुपके से जेमी के रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ विलियम एबी को सेड्यूस करके उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है। फिर जब जेमी घर आता है
जूली उसे बताती है कि उसने अपने क्लासमेट के साथ अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, अब उसे डर है कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता है। फिर जेमी जूली के बारे में बताता है कि जूली का जन्म 1962 में हुआ। मैं और वो शुरू से ही साथ में हैं। इसकी मॉम एक थेरेपिस्ट है। जूली टीन ग्रुप सेशन अटेंड करती है ताकि वो अपनी उम्र के लोगों को समझ सके, लेकिन जूली बहुत गलत संगत में है। वो मेरे घर में घुस जाती है और रात भर यहीं रहती है। वो सुबह होते ही चुपचाप चली जाती है। अगले दिन जेमी को उसकी मॉम एबी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है ताकि उसे मोरल सपोर्ट मिले। जेमी एबी के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर एबी को बताता है कि तुम अब कैंसर फ्री हो, पर तुम फ्यूचर में बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बहुत डेंजरस होगा। एबी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। एबी जेमी को थैंक्स कहती है। घर आकर एबी डॉर्थिया को सब बताती है। डॉर्थिया एबी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है। फिर डॉर्थिया एबी की बर्ड्स को देखती है। तब एबी कहती है कि ये एक पेयर है, इसमें से एक भी मर जाता है तो दूसरा भी एक हफ्ते बाद मर जाता है। दूसरी तरफ जेमी जूली की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा होता है। वो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट जूली के लिए लेके आता है। इसका यूज़ करने पर टेस्ट नेगेटिव आता है। जूली की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। जेमी की एबी से दोस्ती बढ़ रही होती है। एबी जेमी को बताती है कि जब वो न्यूयॉर्क में थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तब उसे पता चला कि उसे कैंसर है। ये कैंसर उसे इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मॉम ने प्रेगनेंसी के समय DES एक फर्टिलिटी ड्रग लिया था। इसके बाद वो सांता बारबरा आ गई। फिर एक दिन डॉर्थिया जूली को अपने घर से निकलते देख लेती है। वो उसे रास्ते में रोककर बात करती है। जूली कहती है कि ये फैक्ट है कि आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहती हो जिसमें आपको सिर्फ सेफ मैन मिले, जिससे आप अट्रैक्टेड हो, जिसमें शायद विलियम भी इंक्लूड है। इन सब बातों के रिस्पॉन्स में डॉर्थिया घर आकर एबी से कहती है कि तुम मुझे आज मॉडर्न वर्ल्ड दिखाओ। फिर वो लोग एक पंक क्लब में जाते हैं जहां विलियम डॉर्थिया को किस करता है, पर डॉर्थिया विलियम को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसका सेक्सुअल रिलेशन एबी के साथ है। फिर डॉर्थिया वहां से चली जाती है। इसके बाद एबी नशे में जेमी के रूम में आती है जहां जूली भी होती है। एबी बताती है कि उसकी एक बार फाइट हुई और विलियम ने उसके साथ रिलेशनशिप भी एंड कर लिया। फिर एबी उन दोनों को कहती है कि अगर तुम्हें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सांता बारबरा छोड़ना पड़ेगा। फिर जेमी वुमेन को समझने के लिए एबी से बुक्स मांगता है। अगले दिन एबी जेमी को बहुत सारी बुक्स देती है। जेमी उन बुक्स को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। कुछ समय बाद एबी जेमी को बाहर की दुनिया घुमाने ले जाती है, एक क्लब में जहां जेमी एबी के साथ नाचता है और वो वहां शराब भी पीते हैं और वो किसी को किस भी करता है। दूसरी तरफ डॉर्थिया विलियम को सिखा रही होती है कि एक वन नाइट स्टैंड से हटकर एक बेहतर रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। इससे आपका कैरेक्टर भी अच्छा होता है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती है। फिर जेमी और एबी बहुत सारे मज़े करके घर लौटते हैं। एबी डॉर्थिया को वो फोटोज़ दिखाती है जिसमें जेमी किसी को किस कर रहा है, घूम रहा है, डांस कर रहा है। इसके बाद डॉर्थिया को रियलाइज़ होता है कि जेमी कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा उसके आसपास। उसके खुद के बेटे को वो क्यों नहीं समझ पा रही, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है पर वो बदलना नहीं चाहती। इसके बाद जेमी जूली से फीमेल ऑर्गेजम्स के बारे में सीखता है। जेमी फीमेल सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाता है, इसलिए एबी उसे जेंडर इक्वालिटी पर एक बुक देती है। फिर जेमी उसे पढ़ना शुरू करता है और एक दिन तो वो उसे पढ़कर डॉर्थिया को सुनाता है। डॉर्थिया को लगता है कि जेमी के लिए ये सब जानना बहुत जल्दी है। फिर डॉर्थिया एबी से कहती है कि तुम अब जेमी को कोई भी और बुक नहीं दोगी, उसको ये सब मत सिखाओ, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट उसके जानने के लिए नहीं है। उन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट हो जाती है। इनके बीच का गुस्सा डिनर पार्टी के दौरान निकलता है। बातों बातों में एबी कह देती है कि वो मेंस्ट्रुएटिंग कर रही है, जो कि सबके लिए बहुत अजीब होता है। वो जेमी से भी ये बुलवाती है। फिर जूली भी अपने कुछ रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, जिन्हें सुनकर जेमी बहुत उदास और गुस्सा हो जाता है। इस डिनर पर डॉर्थिया को एबी अच्छी नहीं लगती। फिर जेमी अभी भी नाराज़ है क्योंकि जूली ने बताया कि उसका पहला फिजिकल रिलेशन 14 साल की उम्र में बना। जूली जेमी को उदास देखकर उससे माफ़ी मांगती है। फिर जेमी जूली से कहता है कि तुम अब मेरे घर पर मत रुका करो। जूली को इस बात का बुरा लगता है, पर फिर भी
वो उसे कैलिफोर्निया कोस्ट लाइन की रोड ट्रिप के लिए कन्विंस करती है। फिर जेमी अपनी मॉम के लिए एक नोट लिख कर चला जाता है। वो लोग बहुत ड्राइव करते हैं, शराब पीते हैं और खूब मज़े करते हैं। जेमी जूली को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन जूली कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ और शायद मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ। फिर जूली जेमी की फीलिंग्स का गलत मतलब निकालते हुए उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इसलिए अच्छे हो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना है। जिमी को अपने ऊपर ये इल्ज़ाम बहुत गलत लगता है। वो वहाँ से कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ डॉर्थिया अपसेट मूड में क्लब जाती है। वहाँ से घर आते वक्त उसकी एक पुलिस वाले से बहस हो जाती है। फिर एबी डॉर्थिया को लेने आती है। वो डॉर्थिया से कहती है कि तुम जिमी की फिक्र करती हो, मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सुबह होती जूली डॉर्थिया को बताती है कि जेमी मिल नहीं रहा, इसलिए डॉर्थिया विलियम और एबी के साथ वहाँ जाती है जेमी को ढूंढने। जेमी खुद वापस आ चुका होता है। फिर डॉर्थिया जेमी से पर्सनली बात करती है। जेमी इस बात को मानता है कि वो हर्ट हुआ जब उसे पता चला कि उसकी मॉम ने उसे बड़ा करने के लिए एबी और जूली की हेल्प मांगी। इससे जेमी को यह पता चलता है कि उसकी मॉम उसे बड़ा करने के लिए कैपेबल नहीं है। जेमी कहता है कि मॉम, हमारी पर्सनल लाइफ में मैं और सिर्फ आप हो। हमें एक दूसरे को समझने के लिए किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। इस अहम मोड़ पर डॉर्थिया जेमी की फीलिंग्स को समझ चुकी है। उन दोनों के बीच सब अच्छा हो जाता है। सब आपस में डांस करते हैं। फिर विलियम, एबी और जूली वहाँ से चले जाते हैं। डॉर्थिया अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे उसके फादर और अपने रिलेशन के बारे में बताती है। फिर डॉर्थिया जेमी के साथ वापस लॉस एंजलिस लौट जाती है। कहानी फ्यूचर में आ जाती है, जिसमें जूली न्यूयॉर्क सिटी चली जाती है ताकि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। वहाँ जाने के बाद उसका जेमी से कम्युनिकेशन टूट जाता है। कुछ सालों बाद वो अपने क्लासमेट निकोलस से प्यार करने लगती है। फिर वो दोनों पेरिस चले जाते और ये डिसाइड करते हैं कि वो कभी भी खुद के बच्चे नहीं करेंगे। एबी सेंटा बारबरा में ही रहती है। वो अपने गैरेज में ही फोटोग्राफी स्टूडियो खोलती है। वो शादी कर लेती है। वो अपने डॉक्टर के अगेंस्ट जाकर 34 की एज में 2 बच्चों को जन्म देती है। वो बहुत खुश रहती है। विलियम 1 साल और डॉर्थिया के साथ रहता है। फिर विलियम सेडोना चला जाता है। वहाँ वो शादी कर लेता है और एक पोट्री स्टोर खोलता है। डॉर्थिया 1983 में एक आदमी से मिलती है। वो उसी के साथ रहने लगती है। वो अपना प्लेन उड़ाने का सपना पूरा करती है। फिर समय बीतते बीतते लंग कैंसर से 1999 में डॉर्थिया की मौत हो जाती है। मरने से पहले वो जेमी को समझाती है कि उसे उसके स्टॉक्स का क्या करना है। फिर डॉर्थिया के मरने के कुछ सालों बाद जेमी शादी कर लेता है और उसको एक बेटा होता है। फिर जेमी कोशिश करता है अपने बेटे को डॉर्थिया के बारे में बताने की, लेकिन उसे पता चलता है कि अपने माँ के बारे में बताना अपने बेटे को ये इम्पॉसिबल है। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। दी एंड। ये कहानी मदर के इमोशंस के ऊपर एक स्टडी के जैसी है। कहानी में हर कैरेक्टर ने एक लेसन सीखा है, जिसमें जीवन की शुरुआत में उनकी चाहते होती हैं अपनी रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, फीलिंग्स और भी कई चीज़ों को लेकर, लेकिन जीवन के ख़त्म होते होते ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी बेसिक नीड्स ही उनकी खुशियों का जरिया है। इंटरेस्टिंग मूवीज़ और शोज़ देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।